हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम। वो जो परसेंटेज का प्रॉब्लम एक हमारा बचा था एंड में, वो सॉल्व किया है। अगर नहीं सॉल्व किया है, मतलब अगर नहीं आ रहा है आपको, तो प्लीज़ आस्क मी हाउ टू सॉल्व दैट, ओके। एंड देन आफ्टर सॉल्व दिस शीट, मैं आज आपको वर्कशीट दूंगी, छोटी सी वर्कशीट दूंगी, ईजी होगी क्योंकि परसेंटेज बहुत बेसिक टॉपिक है। तो बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए एक बहुत छोटी सी वर्कशीट देने वाली हूँ, तो वो कर लेना उसके बाद, ठीक है। एंड देन टुडे वी विल सी रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। प्लीज स्टार दिस, इसको ये हर जगह पे यूज होगा आपको रियल लाइफ में यूज होगा, आपको एप्टी में इसका यूज है, एज वेल एज इस पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आएंगे और इनडायरेक्ट भी, मतलब किसी और अगर और कोई दिया हुआ रहेगा गिवन डेटा किसी और इससे रिलेटेड, मतलब जैसे कि अभी सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो दे सकते हैं कि द प्रपोर्शन, मतलब रेशो दे सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू का और बाद में के वैल्यू का। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब इंटरेस्ट पढ़ेंगे तब। लेकिन बस ये याद रखना कि रेशो एंड प्रपोर्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे परसेंटेज, ये टॉपिक कहीं पे भी यूज हो सकता है, दूसरे टॉपिक्स में भी, वैसे रेशो और प्रपोर्शन के इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आएंगे और रेशो और प्रपोर्शन आपको अलग इसमें भी यूज करना है, ठीक है, जो अलग होंगे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और भी कुछ टॉपिक्स हैं, उसमें आपको रेशो और प्रोपोर्शन यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो रेशो और प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से करना है, और रेशो और प्रोपोर्शन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका मेन रीजन होता है टेबल्स, ठीक है। सो यू शुड लर्न, मतलब इन वर्स्ट आपके वैसे तो 30 तक टेबल लर्न होने चाहिए, 25 तक, 30 तक, लेकिन इन वर्स्ट केस आपके 15 तक तो टेबल लर्न ही होने चाहिए, ठीक है। 15-20 तक आपके टेबल लर्न, 15 तक तो होने चाहिए, ओके। रेशो और प्रोपोर्शन का मेन तो यही होता है कि टेबल लर्न करो, ठीक है। सबसे पहले अगर रेशो और प्रोपोर्शन में आपको स्पीड बढ़ाना है, तो आपको सबसे पहली बात क्या करना है, यू हैव टू लर्न द टेबल्स अप टू 30, ठीक है। बहुत अच्छा करना है, अगर 30 तक हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर आपको 30 तक नहीं हो रहा है तो 20 तक एक बार टेबल्स रिवाइज करो। आपको लगेगा मैं क्या बता रही हूँ, है ना, टेबल तो बच्चे रिवाइज करते हैं, हम इतने बड़े हो गए और टेबल कहाँ पे रिवाइज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कैल्सी नहीं होता है एप्टी सॉल्व करने के लिए। तो यू शुड लर्न द टेबल्स, ठीक है। सेकेंड थिंग, लर्न द स्क्वेयर्स, ठीक है। 25 तक स्क्वेयर्स लर्न करो, सारे 25 तक जितने भी स्क्वायर होते हैं, मतलब 2 का, 3 का, 4 का, वो आपको पता होने चाहिए। 25 तक स्क्वायर पता होने चाहिए और 20 तक क्यूब्स पता होने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ क्या क्या आपको याद रखना है। टेबल्स 1 to 30, स्क्वेयर्स 1 to 30 तक, वैसे 25 तक भी किए तो भी चलेंगे स्क्वेयर्स, ठीक है। और क्यूब पता होना चाहिए 1 to 20 तक, ठीक है। अगर 30 तक, अगर तीनों चीज़ें 30 तक कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको 25 तक तो करना ही है, ठीक है। इससे आपके कैलकुलेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। सो और ये जब ये करोगे तो रेशो और प्रोपोर्शन में डेफिनेटली यू विल गेट इट्स, आपको फायदा होगा इसका, ठीक है। तो टेबल्स, स्क्वेयर्स और क्यूब्स करना ही है, ओके। सो अभी ये लेक्चर देखने के बाद सबने क्या करना है, आपकी जो भी बुक आपने बनाई होगी एप्टी की, तो उसके फर्स्ट पेज पे रेशो और प्रोपोर्शन की हेडिंग डालना है और सबसे पहले यही लिखना है, ठीक है। 30 तक टेबल लिखो, वहाँ पे स्क्वेयर्स लिखो, 30 तक क्यूब्स भी लिख लो, 30 तक, भला ही लर्न आप 25 तक करो, लेकिन लिख लो सब, ठीक है। एंड देन स्टार्ट राइटिंग दिस, जो भी मैं लिख के दूंगी पहले आपको ये लिखना है। अभी ये मैं लिख के नहीं दूंगी, अभी हम काफ़ी बड़े हो गए तो इतना लिखने की मुझे नहीं लगता, ये आप अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज रेशो, सबसे पहले अभी हम हमारे टॉपिक की तरफ मुड़ेंगे। व्हाट इज रेशो, रेशो क्या होता है, किसी भी कब रेशो देते हैं हम, देखो हम नॉर्मली अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट किचन, ठीक है, किचन का एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। तो इफ़ वी आर मेकिंग अ टी, तो हम क्या बोलते हैं कि हाफ कप वाटर एंड हाफ कप मिल्क, है ना। टी बना, एक चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ कप वाटर, हाफ कप मिल्क। अगर मैंने 1 कप पानी ले लिया तो मिल्क कितना लेना पड़ेगा, 2 कप लेना पड़ेगा। अगर 2 कप पानी ले लिया तो मिल्क कितना लेना पड़ेगा,
2 कप, है ना। मतलब क्या कि जब मैं वाटर की अमाउंट बढ़ाऊंगी तब मैं मिल्क की भी अमाउंट बढ़ा रही हूँ, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि आई एम एडिंग वाटर विथ कंपेयर टू मिल्क, एज कंपेयर टू मिल्क। मतलब अगर मैं मिल्क ज़्यादा डालूंगी तो ही वाटर ज़्यादा डालूंगी, मिल्क कम डालूंगी तो वाटर कम डाल दूंगी, है ना। सो दिस इज नथिंग बट रेशो, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, एक दूसरे का कंपैरिजन होता है। रेशो इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ 2 थिंग्स, ठीक है। 2 चीजों का जब हमें कंपैरिजन करना होता है देन वी यूज रेशो, ठीक है। इफ वी आर नोइंग द वैल्यू ऑफ दिस 2 थिंग्स, अगर हमें वैल्यू पता है इसकी, तो जैसे देखो अभी मुझे कोई क्वांटिटी दी है, चलो देखो सिंपली वाटर और टी का ही एग्जांपल लेते हैं कि टू मेक अ टी आई टेक वाटर 1 कप ऑफ वाटर, ठीक है, एंड मिल्क आई एम टेकिंग 2 कप्स ऑफ मिल्क, ठीक है। अभी मुझे टोटल 3 कप चाय बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 1 कप पानी डालूंगी और 2 कप दूध डालूंगी, है ना। 1 कप ऑफ वाटर एंड 2 कप ऑफ मिल्क। देन व्हाट इज द रेशो ऑफ वाटर टू मिल्क? द रेशो ऑफ वाटर टू मिल्क will be 1:2 is 1/2, ठीक है। कितना है जो पहले आएगा, ठीक है, वाटर पहले इसलिए न्यूमरेटर में 1 लेना है, जो बाद में आएगा वो डिनोमिनेटर में लेना है, हमेशा याद रखना है। अगर यहाँ पे ऐसा होता मिल्क टू वाटर, रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर, तो कितना आ जाता 2/1, ठीक है। ये याद रखना है हमेशा। रेशो और प्रोपोर्शन में किसका रेशो पूछा है, क्वेश्चन में पढ़ना है। फाइनल लाइन जो होता है कि फाइनल लाइन में जब रेशो पूछते हैं तो किस चीज का रेशो पूछा है, मिल्क वाटर एज टू मिल्क पूछा है या मिल्क एज टू वाटर पूछा है, ये भी देख लेना है, ठीक है। जो नाम पहले है वो न्यूमरेटर में लेना है, जो बाद में है वो डिनोमिनेटर में लेना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें और इसमें फर्क है ना, इसमें और इसमें फर्क है, और ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, एंड देन यू गेट कंफ्यूज। तो पढ़ लेना है कि क्या हमें पहले लेना है, ठीक है। ऑप्शन में ये 100% ऑप्शन में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो याद रखना है कि जब जो पहला वर्ड है वो न्यूमरेटर में लेना है और जो दूसरा वर्ड है वो उसका जो क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी है वो किस में लेना है, डिनोमिनेटर में लेना है, ठीक है। अभी ये जो है 1/2, 2/1 ये हमको नोन है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो इंडिकेट दिस एज, और इट इज ऑल्सो रिटन एज 1:2. इसे पढ़ना कैसे है, एज 2, ठीक है, 1:2, और दिस इज रिटन एज 2:1, ठीक है। दे कैन गिव यू इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। दिस इज सेम, वो दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। तो दिस इज रेशो, और मैंने पहले भी बोला कि इसके सीक्वेंस पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऐसा है कि 2 कप्स ऑफ वाटर, 2 कप्स ऑफ वाटर एंड 4 कप्स ऑफ मिल्क, व्हाट इज द रेशो? अभी क्या आ जाएगा रेशो, 2 कप्स ऑफ वाटर एंड 4 कप्स ऑफ मिल्क, व्हाट इज द रेशो ऑफ वाटर एज टू मिल्क? क्या पूछा है, द रेशो ऑफ वाटर एज टू मिल्क। तो वाटर कितना है, 2 कप्स है, ठीक है। मिल्क कितना है, 4 कप्स है, ठीक है, 2/4। अभी 2 और 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड होता है ना। 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो आई कैन कैंसल, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, है ना। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिविजिबल बाय अ कॉमन नंबर देन यू कैन कैंसल देम, है ना। उस नंबर से देखो क्या किया मैंने, 2, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 × 1/2 × 2, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा मेरा 1/2, ठीक है। ये मैंने इलेबोरेट करके देखा, ये ऐसे ही आना चाहिए आपको, बिकॉज स्पीड अच्छी चाहिए, बस ये मैंने आपको समझने के लिए इतना लिख के दिया है यहाँ पे, ठीक है। So your ratio will be, the ratio of water as to milk is 1/2 or 1:2 और 1:2. अभी देखो ये केस में जो रेशो था वही रेशो इस केस में आया है, क्यों, why it is so?
बिकॉज आई हैव मल्टीप्लाइड द बोथ क्वांटिटीज बाय 2, है ना। मैंने देखो नंबर ऑफ वाटर के जो कप थे उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मिल्क के भी कप थे उसको भी किससे मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से किया और इसको भी 2 से किया। दोनों को मैंने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की जो क्वांटिटी, दोनों को मैंने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया। जब मैं ऐसा करूंगी, ठीक है, अभी अगर मुझे ज्यादा चाय चाहिए, है ना, इफ आई विल मेक 3 कप्स ऑफ टी, लेकिन इफ आई वांट 6 कप्स ऑफ टी तो मैं क्या करूंगी, सीधा डबल कर दूंगी ना इसका, है ना। इफ आई वांट 9 कप्स ऑफ टी आई विल ट्रिपल इट, है ना। तो दिस इज, ये जो है, अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर या फिर दोनों जो क्वांटिटी है, जो भी दी है यहाँ पे, मिल्क एंड वाटर हमने लिया है, जो भी क्वांटिटी है उसको अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, हाँ, तो रेशियो रिमेन्स सेम, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है। इफ द बोथ क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर, किसी एक ही नंबर से, जैसे मैं हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ क्वांटिटीज बाय सेम नंबर देन द रेशियो रिमेन्स सेम, ठीक है। रेशियो सेम होता है, 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको न्यूमरेटर को भी 3 से कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 3 से कर दिया, इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10 एंड सो ऑन, ठीक है। इफ आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद सेम क्वांटिटी देन द फ्रैक्शन रिमेन्स सेम, देन द रेशियो रिमेन्स सेम, है ना। फ्रैक्शन का बेसिक रूल है, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। इट विल बी इक्वल, ठीक है। बस एक ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने पूछा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो याद रखना है कि इफ दे आर आस्किंग सिंपलेस्ट फॉर्म देन दिस 2 नंबर शुड बी ट्विन प्राइम नंबर, this number should be twin primes number, this is the simplest form। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, कि हम उसको बाद में उससे छोटा कर ही नहीं सकते, उसको कैंसिल, उसमें से कुछ कैंसिल कर ही नहीं सकते, ऐसा जो फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अभी ये 1/2 को इसमें से कोई मैं कॉमन निकाल सकती हूँ क्या, नहीं निकाल सकती हूँ। देखो 2/4 में से जैसे मैं 2 निकाल सकती हूँ कॉमन, है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से मैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। मतलब आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम दिस, यहाँ से कॉमन निकाल सकती हूँ, यहाँ से सब, ये जो फ्रैक्शन से यहाँ से मैं कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकती हूँ, लेकिन इन दोनों नंबर में से मैं कुछ कॉमन निकाल सकती हूँ क्या, 1 और 2 में से नहीं निकाल सकती हूँ। सो सच नंबर आर कॉल्ड एज ट्विन प्राइम नंबर्स। मतलब ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमने बेसिक्स पढ़ा था, इस 5th 6th में पढ़ा है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब द नंबर विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। जिस नंबर को एक और वो खुद छोड़ के कोई फैक्टर्स नहीं होते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 7, यहाँ पे लिखती हूँ 7 को कोई फैक्टर्स होते हैं क्या, बस 7 को बस कौन से फैक्टर होते हैं, 1 × 7, मतलब 7 और 1, मतलब वो खुद है और 1 और 7 छोड़ के 7 को और कोई फैक्टर्स है क्या, नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। जिसको वो खुद और 1 छोड़ के कोई फैक्टर्स नहीं होते उसे क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज प्राइम नंबर। और प्राइम का अपोजिट क्या है, कंपोजिट नंबर, मतलब जिसको 1 वो खुद छोड़ के और कोई भी फैक्टर्स होते हैं। देखो 6 को आई कैन राइट एज 1 × 6, आई कैन राइट एज 2 × 3, है ना। सो दिस 2, दिस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6, है ना। 2 इज फैक्टर ऑफ 6, 3 इज फैक्टर ऑफ 6, मतलब क्या है, 6 को वो खुद और 1 छोड़कर और भी कुछ फैक्टर्स है ना। तो दिस सच नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इस नंबर को क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज कंपोजिट नंबर। एंड व्हाट इज ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, देखो आई एम राइटिंग द 2 नंबर्स 8 and 9, ठीक है। देखो 8 और 9, 8 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, 8 इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। 9 भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये इंडिविजुअली कंपोजिट है या नहीं है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये इंडिविजुअली कंपोजिट भी हो सकते हैं और प्राइम भी हो सकते हैं, लेकिन क्या करना है, इसके फैक्टर्स देखना है। 8 के फैक्टर्स आई कैन राइट एज 2 × 2 × 2 एंड 9 इज आई कैन राइट एज 3 ×
3। ठीक है, वी हैव टू टेक फैक्टर्स ऑफ दिस। ठीक है, ये इंडिविजुअली प्राइम है या कंपोजिट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनके जो फैक्टर्स है इसमें कोई फैक्टर कॉमन है क्या? देखो इसमें है कोई नंबर कॉमन? नहीं है इन दोनों में। जैसे अभी देखो मैं अगर 6 के आपको एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, अगर मैं 6 को लूंगी तो देखो दिस इज कॉमन, बिटवीन 8 एंड 6 2 इज कॉमन, बिटवीन 9 एंड 6 3 इज कॉमन, है ना। वैसे 8 और 9 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है कॉमन, है ना। देयरफॉर दिस 2 नंबर्स आर ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, इफ द 2 numbers डोंट हैव कॉमन फैक्टर देन द नंबर आर ट्विन प्राइम नंबर, एंड if any fraction contain twin prime number then that fraction is called simplest form। ये कौन सा फॉर्म होता है फ्रैक्शन का या फिर रेशो का? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये। ठीक है, सो रिमेंबर दिस कि अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है तो आप कौन सा, जो सबसे सिंपल फॉर्म है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अगर जब ऐसा फॉर्म निकालोगे तो ही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे याद रखना है कि अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, ये एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट थर्ड। ठीक है, इसको 2 स्टार करके रखो, 2 स्टार बना के रखो इसको। ठीक है, तो इफ यू हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ 2 थिंग्स, if you have to find the ratio of 2 things, both things should be in same unit, both things should be in same unit। मतलब क्या? यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट मतलब क्या? द यूनिट इज द थिंग इन विच वी मेजर एनीथिंग, है ना। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है? उसका यूनिट होता है। देखो इफ आई एम सेइंग कि फाइंड द रेशो ऑफ, फाइंड रेशो ऑफ 500 ग्राम शुगर and 1000 ग्राम नहीं 1 kg शुगर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? 500 ग्राम टू 1 kg शुगर का रेशो निकालना है। वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ 500 ग्राम शुगर एंड 1 kg शुगर। अभी देखो यहाँ पे इसका यूनिट क्या है? ग्राम है। ठीक है, और नेक्स्ट इसका यूनिट क्या है? केजी है। फर्स्ट केस में यूनिट इज ग्राम, इन सेकेंड केस यूनिट इज केजी। और हमने क्या पढ़ा कि बोथ थिंग्स यूनिट शुड बी इन सेम यूनिट, बोथ थिंग्स शुड बी इन सेम यूनिट, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ 1। ठीक है, या तो इसका करो या फिर इसका करो, जो आपको आसान लगता है। अगर आपको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना आसान लगता है तो आप केजी में कन्वर्ट कर दो दोनों। अगर आपको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना आसान लगता है तो यू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम, लेकिन कन्वर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो आई विल कन्वर्ट दिस 1 kg इंटू ग्राम। तो व्हाट इज 1 kg? 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 1000 ग्राम्स, है ना। 1000 ग्राम्स, देयरफॉर द रेशो विल बी, रेशो इज इक्वल टू 500 अपॉन 1000, है ना। 500 अपॉन 1000। लेकिन ये याद रखना इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर यूनिट सेम नहीं लोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? 500 अपॉन 1 आ जाएगा। दिस इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, सो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा, द रेशो विल बी 1/2। ठीक है, याद रखना है कि रेशो जो भी होगा वो हमेशा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही देंगे। जनरली दे विल गिव इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यू हैव टू कैंसिल इट। इसलिए मैंने कहा कि टेबल लर्न करो। ठीक है, अगर 5 का टेबल नहीं आता तो ये नहीं आएगा। ये 5 का टेबल इज वेरी इजी टेबल, आपको तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, जैसे 13 का टेबल है, 17 का टेबल जब आपको यूज करना है तो यू शुड लर्न दिस। ठीक है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। एंड होप यू ऑल नो द डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर नहीं पता है तो प्लीज टेल मी, आई विल टेल यू ऑल डिविजिबिलिटी टेस्ट।
ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अगर टेबल लर्न नहीं है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से भी आप ये कैंसिल कर सकते हो, मतलब आप देख सकते हो ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर क्या निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट। देयरफॉर सबके पूरे डिविजिबिलिटी टेस्ट 1 2 3 4 5 7 8 9 10 इतनी सारी, इनमें से अगर आपको कोई भी डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पता है तो प्लीज मैसेज मी, आई विल टेल यू द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ दैट नंबर, ठीक है। उसके बाद में देयर आर डिफरेंट रेशो, ठीक है। ये हो गया अभी रेशो, ये दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ रेशो, ठीक है। दिस इज द सिंपल रेशो। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशो। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशो का क्या यूज है, तो डायरेक्ट यूज है इसका, ठीक है। कभी कभी आपकी जो एफटी होती है किसी कंपनी की या फिर किसी चीज की, जब एफटी होती है तो दे विल आस्क डायरेक्टली, ठीक है, कि डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ x एस टू y इज दिस एंड दिस, देन फाइंड द समथिंग समथिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यू शुड नो व्हाट इज मीन बाय डुप्लीकेट रेशो, व्हाट इज मीन बाय ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है ना। डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, ये जो मैं टाइप्स ऑफ रेशो सिखाऊंगी इस पे आपको कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डुप्लीकेट रेशो, व्हाट इज ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है। तो आई विल टीच यू द टाइप्स नाउ, टाइप्स ऑफ रेशोज, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशो। ये जो देखा हमने दिस इज द सिंपल रेशो, नाउ वी विल सी डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, तो डुप्लीकेट रेशो क्या होता है दोस्तों, इफ द रेशो इज x अपॉन y, अगर मेरा कोई रेशो है x अपॉन y, देन इट्स डुप्लीकेट रेशो इज x स्क्वेयर अपॉन y स्क्वेयर, ठीक है। डुप्लीकेट रेशो ऑफ x अपॉन y इज x स्क्वेयर अपॉन y स्क्वेयर, मतलब जैसे देखो नंबर केस में दे रही हूँ, आसान लगता है नंबर केस में, x अपॉन y, अगर मेरा कोई रेशो है 3 अपॉन 4, ठीक है, तो व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3/4, x स्क्वेयर, मतलब 3 का स्क्वेयर अपॉन 4 का स्क्वेयर, दैट इज 9 अपॉन 16, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट डुप्लीकेट रेशो। बहुत आसान है ये चीज, बस आपको पता होना चाहिए कि इसको ये कहते हैं, इसलिए मैंने लिया है इसको, ठीक है। सेकेंड इज ट्रिप्लीकेट रेशो। तो ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या होगा, यू कैन गेस इट, है ना, क्या होगा ट्रिप्लीकेट रेशो में, इफ देयर इज एनी रेशो x अपॉन y, ठीक है, तो उसका ट्रिप्लीकेट रेशो हो जाएगा x क्यूब अपॉन y क्यूब, ठीक है, x क्यूब अपॉन y क्यूब। अभी हमारा x अपॉन y इज 3/4 है, तो ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 3/4 इज 3 का क्यूब, क्या है 3 का क्यूब 27 अपॉन 4 का क्यूब, क्या होता है 4 का क्यूब 64, ठीक है, 64। नाउ थर्ड इज सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट देखा था, अभी सब डुप्लीकेट देखते। डुप्लीकेट में हम क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के स्क्वायर ले रहे थे, है ना, वी वर टेकिंग स्क्वायर ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। नाउ नेक्स्ट इज सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट मतलब क्या करेंगे, हम उसका रूट लेंगे, ठीक है। इफ द रेशो इज x अपॉन y, देन सब डुप्लीकेट रेशो इज रूट x अपॉन रूट y, ठीक है, रूट x अपॉन रूट y। अभी 3 अपॉन 4 का सब डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट 4। रूट 4 इज नथिंग बट 2, है ना, रूट 3 अपॉन रूट 2। ये याद रखना है, ये सब आएगा, जब सब ये वर्ड आएगा, सब वर्ड डुप्लीकेट के सामने जब सब लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रूट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा उसका, है ना। पहले हम डुप्लीकेट के लिए हम स्क्वायर लेते थे, सब डुप्लीकेट के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। फोर्थ इज सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो, आई एम अगेन रिपीटिंग कि इस पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यू शुड नो दिस, ओके, क्योंकि इसमें सेंटेंस में अगर ये वर्ड आ गया तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना कि इसका मीनिंग क्या होता है, नहीं तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है,
ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ से यू कैन गेस, सब डुप्लीकेट अगर स्क्वायर रूट है तो सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, है ना, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, इफ अगर मेरा x अपॉन वाई, इफ माई x अपॉन वाई इज 27 अपॉन 64, अगर x अपॉन वाई की वैल्यू है, दिस इज x बाय वाई, अगर x बाय वाई की वैल्यू 27 अपॉन 64 है, ठीक है, तो व्हाट विल बी सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ दिस, इसका 27 अपॉन 64 का सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64, दैट इज 3/4। ठीक है, 3/4, दैट इज नथिंग बट 3/4। नाउ अगेन वी विल सी सम और रेशो से रिलेटेड कुछ है, रेसिप्रोकल, जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ। फिफ्थ इज रेसिप्रोकल, या फिर इसको इनवर्स रेशो भी कहते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्स रेशो। ठीक है, अगर ऐसा है रेसिप्रोकल पूछा है या फिर इनवर्स रेशो पूछा है तो क्या होता है दोस्तों, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2/1। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2/1 इज 2/1 एंड दैट इज नथिंग बट 2। जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो ये 1 हम निगलेक्ट करके डायरेक्ट न्यूमरेटर लिख सकते हैं, है ना। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो चीज़ न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे और डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। ठीक है, ये मैंने बहुत आसान तरीका बताया आपको। रेसिप्रोकल का रियल मीनिंग ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। ठीक है, जैसे देखो अभी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ले रही हूँ 1/2 इंटू 2/1 का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल, 1 जा 1, तो प्रोडक्ट क्या आ गया 1। कभी भी किसी भी रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट रहेगा, कोई भी दो नंबर अगर रेसिप्रोकल है तो देयर प्रोडक्ट विल बी 1। ये प्रॉपर्टी याद रखना है रेसिप्रोकल की, लिख लो नोटबुक में। मैं आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। ठीक है, रेसिप्रोकल की ये प्रॉपर्टी है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल इज 1। उसके बाद में अगर रेसिप्रोकल, तो अभी प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल तो इतना करते नहीं बैठना है कि 1 वगैरह, ये बस बुक की डेफिनेशन है, ये बुक तक लिमिटेड रखो कि अगर आपको कहीं आ गया किसी क्वेश्चन में तो आपको लिखते आना चाहिए। मतलब ये भी आ सकता है कि आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्या लिखोगे आप, आंसर 1 लिखोगे। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे, इसलिए मैंने लिखा कि बोला है कि नोटबुक में लिख लो ये। तो बस आसानी से बस ये कर देना है, जब रेसिप्रोकल करना है तो उल्टा कर देना है। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना है। ठीक है, अगर अभी आप कहोगे अगर कोई नंबर ऐसा है 3 है तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3। अभी देखो यहाँ पे आप कहोगे यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है नहीं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। देखो जब डिनोमिनेटर नहीं रहता तो मैं लिख सकती हूँ ना 3 को 3/1, है ना। आई कैन राइट दिस 3 एज 3/1, है ना। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3। और इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो कितना होता है, कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, कितना भी ना बड़ा नंबर लोगे, 27/26 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 26/27। बस क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, एंड दैट रेसिप्रोकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्स रेशो। उसको हम इनवर्स रेशो भी कहते हैं। सो आज का आपका काम है ये लिखना, इसका मुझे फोटो भेजना। उसके बाद में व्हाट इज रेशो, रेशो इज कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग। कोई भी दो चीज़ों का जब कंपैरिजन करना है तो मतलब अगर ये इतना है तो इसकी वैल्यू इतनी रहेगी। जब हम ऐसा बोलते हैं तो दैट इज व्हाट, दो चीज़ों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट रेशो। रेशो में ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि पूछा क्या है, इसके हिसाब से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो सकता है। ठीक है,
फाइनल जो स्टेटमेंट रहता है कि लास्ट स्टेटमेंट जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तब फिर से एक बार समझाऊंगी, लेकिन ये याद रखना है कि किसके साथ किसका रेशो पूछा है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये गलत कर दोगे तो इतना बड़ा सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एंड देन रिमेंबर दिस 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिंपलेस्ट रेशो मतलब क्या होता है, यूनिट शुड बी सेम। जब भी रेशो लेते हो किसी चीज़ का तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, अलग अलग यूनिट में आप रेशो नहीं ले सकते, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ सेम नंबर तो वो रेशो चेंज नहीं होता है, वो उतना ही रहता है, ठीक है। उसके बाद में अगर ये होप ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर से एक बार देखो रिवाइंड करके, ठीक है। मैंने बताया है और ये मैंने फास्ट बताया है, अगर आपको पता ही नहीं होगा तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, पर आप रिवाइंड करके फिर से एक बार देख सकते हो इसको। एंड देन यू हैव टू रिमेंबर दिस टाइप्स ऑफ रेशोज, ठीक है। कौन सा है, डुप्लीकेट रेशो। क्या करना है डुप्लीकेट में, वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ट्रिप्लीकेट में वी हैव टू टेक क्यूब ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सब डुप्लीकेट में वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और सब ट्रिप्लीकेट में वी हैव टू टेक क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एंड लास्ट इज अवर रेसिप्रोकल और वी कॉल्ड इट एज इनवर्स रेशो। तो उसमें क्या करना है, सीधा उल्टा कर देना है, ठीक है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना है। सो आज ये बस रेशो और प्रोपोर्शन की थियरी थी, तो आज आप थियरी पढ़ लो एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स।